हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो आज हम सिक्स क्लास के लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं, जिसमें हम अर्बन लिवलीहुड्स को देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में अर्बन एरिया में किस तरीके से आजीविका जो है लिवलीहुड चलाया जाता है, लोग किस तरीके से अर्न करते हैं, अर्निंग के सोर्स क्या है। और आज आपको बहुत सारे नए सोर्स ऑफ इनकम का यहाँ पर पता चलेगा कि सिटी में किस तरीके से अर्निंग होती है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट जाने से पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरे जो भी स्टूडेंट्स जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है और मैंने डबल एमए किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस से, बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, एमफिल किया है, एमफिल और एमए में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ, नेट जेआरएफ मेरा क्वालिफाइड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों सब्जेक्ट से, पीएचडी ऑलमोस्ट डन होने वाली है। मैं एक स्लम के बच्चों के लिए एक एनजीओ भी रन करता हूँ जिसका नाम है ललित यादव की पाठशाला। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप ये अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। यहाँ पर आपको सभी बुक्स का, आप देखना, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है सभी बुक्स के लिए। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मेरे से पर्सनली भी अगर जुड़ना चाहते हैं, मेरी टीम से बात करना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, तो यही टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। फिर से बोलता हूँ, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। और बाकी अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पर ऑनलाइन, अगर एजुकेशन के मामले में फिलहाल अनअकैडमी नंबर 1 है पूरे इंडिया में। और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट्स जो क्लासरूम प्रोग्राम से हैं, वो रिजल्ट यहाँ से रेगुलर होते रहते हैं। ठीक है, इंडिया के सारे बेस्ट टीचर्स, सारे टॉप टीचर्स हम सब मिल करके आपके लिए यहाँ पर क्लासेस लेकर के आते हैं। और जब भी आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे, तो उस ऐप में सब्सक्रिप्शन के टाइम इस तरीके की स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो कभी भी कोर्स ज्वाइन करें तो कोशिश करना है कि 2 या 3 ईयर का ही कोर्स ज्वाइन करें। मैं आप में को इसमें हेल्प कर सकता हूँ फीस में डिस्काउंट दिलाने की। डिस्काउंट तो सबको पसंद है, तो यहाँ पर भी मैं आपको डिस्काउंट दिलाऊंगा। जब भी आप कोर्स ज्वाइन करेंगे ना, कोई भी प्लान पिक करते हैं, तो यहाँ पर एक कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है LYLIVE। ठीक है, फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पर, LYLIVE। ये कोड अप्लाई कर देना है, LYLIVE। चाहे आप कोई भी कोर्स ले रहे हो, कितने भी टाइम का ले रहे हो, ये कोड अप्लाई करना है। इससे आपको फीस में डिस्काउंट हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट है। साथ ही आपको एग्जाम पास करने तक मैं पर्सनली गाइड करूंगा 1-on-1। और ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, टीचर की पर्सनल गाइडेंस होती है एग्जाम पास करने के लिए। उससे बेटर, उससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, 1-on-1 करता हूँ, वीडियो कॉल, पर्सनली मिल करके हर तरीके से गाइडेंस मैं देता हूँ। तो वो गाइडेंस आपको मिलेगी। उसके बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर मेरी टीम की डिटेल मिलेंगी, उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। आप ऑप्शनल अलग से भी ले सकते हो एलवाई लाइव कोड से। हर हफ्ते नया बैच आता है, हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, नई मेंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है। ये सब चीजें लेने के लिए आपको एलवाई लाइव कोड अप्लाई करना पड़ेगा। आइकॉनिक कोर्स में कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि आपको वहां पर क्लास में लाइव बोल करके क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है, लाइव डाउट सॉल्विंग मिल जाएगा आपको, आपको फिजिकल नोट्स मटेरियल आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, आपको डेली मेंस की आंसर राइटिंग कराई जाएगी, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो वहां पर है। तो आइकॉनिक कोर्स ट्राई कीजिएगा लेने का, 2 या 3 साल का। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली वीक हैं या एक साथ पे नहीं करना चाहते, तो उनके लिए मैं हेल्प कर सकता हूँ। क्या हेल्प कर सकता हूं कि मैं आपका एडमिशन एजुकेशन लोन के थ्रू सब्सक्रिप्शन में करवा दूंगा, अपनी गारंटी पर, अपनी श्योरिटी पर। आपकी श्योरिटी, आपकी गारंटी मैं लूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी पूरी फीस सबमिट करा करके मैं आपको यहाँ पर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन करवा दूंगा। आपको वो फीस है ना, मंथली बेसिस पर, महीना महीना करके रिटर्न करनी पड़ेगी। उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। आपको बस अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की स्टेटमेंट, ये 3 चीजें देनी है। बाकी काम मैं करा दूंगा, अपनी गारंटी पर आपको लोन दिलवा दूंगा। ठीक है, और लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसके लिए रेफरल कोड में LY लाइव ही अप्लाई होगा। अगर कहीं से भी कॉल आए तो उनको यही कोड बोलना है 2-3 बार कि LY लाइव कोड से ही जो है आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। इसको कर लेना है। और अगर ज्यादा डिटेल चाहिए तो फिर से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर मेरी टीम का आपको नंबर मिलेगा, डिटेल मिलेगी, उनसे बात कीजिए, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे सब्सक्रिप्शन लेने में। ठीक है, चलिए अर्बन लिवलीहुड्स को देख लेते हैं, शहरी क्षेत्र में आजीविका में। अब होता है कि इंडिया में 5000 से भी ज्यादा सिटीज हैं।
और 27 से भी ज्यादा मेट्रो सिटीज है। मेट्रो सिटीज जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, है ना, ये ऐसी सिटीज है जहां पर 10 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। दिल्ली जैसे शहर में तो और 2 करोड़ के आस अराउंड पॉपुलेशन रहती है। सोचो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी मेट्रो सिटीज। और इसके लिए कहा जाता है कि लाइफ इन द सिटी नेवर स्टॉप्स, कि शहर में जिंदगी कभी रुकती नहीं है। आप ये पिक्चर देख रहे होंगे साइड के अंदर, तो आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत सारे सीन्स आपको देखने को मिल रहे होंगे एक ही पिक्चर में। देखिए यहाँ पर कुछ कोई सामान सेल करने की कोशिश कर रहा है ठेले के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति, कोई पर्सन बहुत तेज गति से फास्टली भाग करके जा रहा है कि बस उसकी मिस ना हो जाए, बस पकड़ने के लिए जा रहा है, ठीक है। ये कुछ लोग यहाँ से किसी जगह पर जा रहे हैं, ठीक है। ये कोई कपड़े प्रेस करके धो करके कहीं पर लेकर के जा रहे हैं, यहाँ पर साइकिलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल चले हम, यहाँ पर कुछ खाना बनाया जा रहा है, स्ट्रीट फूड इधर बन रहा है, ठीक है। इधर एक ढाबा भी है, इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं, इधर फैक्ट्री भी है, इधर गाड़ियां हैं, रोड हैं, यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल छोटा मोटा मार्केट भी है। बहुत सारी चीजें आपने इन छोटी सी फोटोज में देखी, इन पिक्चर्स में आपने देखी। बार्बर की भी शॉप है, साफ सफाई क्लीनिंग भी हो रही है, ऑटो रिक्शा भी है, ठीक है। तो चलिए जल करके देख लेते हैं अपन कि वहां के शहर के लोग क्या करते हैं, किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट करते हैं, कैसे उनकी लाइफ चलती है, और क्या वहां पर सबको एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अर्निंग की, वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रोड पर वर्कर्स। देखिए वहां पर अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है, लिवलीहुड के अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हम चेक करेंगे रोड साइड वर्क, ठीक है। अब रोड साइड वर्क में आपको क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे सिटी में ऐसे लोग होते हैं जो सामान बेचने का काम करते हैं, है ना, सेलिंग का काम करते हैं, या किसी चीज को रिपेयर करने का काम करते हैं। जैसे कि मोची हो गए, आप देखोगे कोबलर हो गए, इस तरीके का। तो आपको ये फोटो जो एनसीईआरटी में देखने को मिल रही है, इसमें आप देखना एक शहर के एक ऐसे पर्सन, एक एरिया की आपको फोटो देखने को मिलेगी जहां पर देखिए लोग अपने छोटे छोटे हाथ वाले रिक्शा जो होते हैं, हाथ वाली जो गाड़ियां होती हैं, उनको यहाँ पर रखे हुए हैं। ये बेसिकली यूज की जाती है हैवी सामान को, कुछ सामान को एक स्थान से वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो डेली वेजिस पर इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। उनको कोई और पर्सन हो सकता है कि रोजगार ना देता हो, तो वो अपना खुद का काम करते हो, ठीक है। अपना खुद का वर्क उनको हैंडल करना पड़ता है, तो वो खुद ही प्लान करते हैं कि उनको कितना माल खरीदना है ना, और कहाँ पर उनको अपनी शॉप लगानी है। उनकी दुकानें जो शॉप है वो परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है। जैसे इस रोड के ऊपर आप ये देख रहे होंगे ना, लस्सी भंडार, इस तरीके से लस्सी भंडार नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया, ये लस्सी भंडार, लस्सी। तो इस तरीके की आप बहुत सारी शॉप्स देखेंगे रोड के ऊपर लगे हुए, गोलगप्पा, चाउमीन, मोमोज, इस तरीके के फास्ट फूड आप वहां पर देखेंगे। आप लस्सी देखेंगे, आइसक्रीम की शॉप्स देखेंगे, ठीक है। आप वेजिटेबल्स की भी शॉप छोटी छोटी कहीं पर, या फ्रूट की भी एक दो इस तरीके की ठेला देख लेंगे, या और भी फास्ट फूड से रिलेटेड बहुत सारी, छोले कुलचे की आप प्लेट देखोगे, वो रेहड़ी देखोगे, है ना। तो ये सब जो है ये स्वरोजगार को अपनाते हैं, अपना काम अपना रोजगार खुद करते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि कोई और इनको रोजगार दे। हाँ, ये जब इस तरीके का ठेला लगाते हैं, इस तरीके से अपनी छोटी छोटी शॉप्स जो हैं टेम्परेरी टाइप की, ये मोबाइल शॉप्स भी बोल सकते हैं, इस तरीके का ये लगाते हैं जो मूव होती रहती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये अपने पास भी किसी ना किसी एक हेल्पर को रख लेते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और बहुत बड़ी पॉपुलेशन इनके पास आती है खाना खाने के लिए, टेस्टी टेस्टी खाना। आप देखना टिक्की गोलगप्पे खाने के लिए आप कहाँ जाओगे, किसी बड़ी से बड़ी शॉप में, दुकान में चले जाओगे ना, इतना टेस्टी नहीं लगेगा आपको, मजा आएगा ही नहीं। वहां पर इतना महंगा रहेगा गोलगप्पा भी। और यहीं वहीं आप ऐसे रोड साइड में किसी एक ठेले पर, एक दुकान पर चले जाओ गोलगप्पे के लिए, वो इतना स्वादिष्ट लगता है, इतना टेस्टी लगता है, बस क्या बताएं ना, मुंह में पानी आ जाता है। आप गोलगप्पे का नाम लेते तो सब सर, आप भी ना सर मजाक कर रहे हो हमारे साथ, भूख लगा दी हमें, गोलगप्पा सर, सर
आपको पता है कितना कंट्रोल कर रखा था कि हम गोलगप्पा नहीं खाए। अब आपने याद दिलाते तो गोलगप्पा खाना पड़ेगा। फिर बाहर जाते हैं, गोलगप्पा वाले भैया, गोलगप्पा वाले भैया चलो गोलगप्पे खिलाओ है। और फिर गांव में हम खाते थे। मैं जब गांव में रहता था तो आजकल तो बड़े महंगे हो गए यार। उस टाइम जब मैं मतलब 2006 तक मैं गांव में रहा, 2008 तक, 2008 तक मैं गांव में रहता था। जब तक मैंने अपनी 12th क्लास जो है उसमें नहीं हुआ था। 12th पास करने के बाद 2009 में मैं दिल्ली आया। तो उस टाइम गांव में गोलगप्पे की एक वो ठेला लेकर के आता था, वो हर गली में, हर स्ट्रीट पर आता था और बाहर से आवाज लगाता था, गोलगप्पे ले लो। तो जैसे उसकी आवाज सुनते हम तुरंत आते, देखने के भाग कर के आते। हमारे पास रुपए होते तो रुपए से, नहीं तो बुक्स पुरानी धुरानी होती, या कोई कोई भी वेस्ट जो वहां पर प्लास्टिक का या लोहे का सामान होता उसको देख करके गोलगप्पे खरीदते थे। तो 1 रुपए के गोल रुपए में हमें 8 गोलगप्पे मिल जाते थे, इतना सस्ता था उस टाइम। आज तो एक गोलगप्पा 20 रुपए में, 15 रुपए में, 10 रुपए में मिलता है, या 5 रुपीज में मिलता है मिनिमम भी, अगर कहीं पर मिलेगा तो। उस टाइम 1 रुपीज में 8 गोलगप्पे मिल जाते थे। और वो गोलगप्पे इतने टेस्टी लगते थे। आज वाले गोलगप्पे उतने टेस्टी नहीं लगते हैं जितने उस टाइम के कंपैरिजन में देखोगे। और उसमें भी गोलगप्पे खाने के बाद भी फिर उसको बोलते थे एक सूखी पपड़ी भी दो। सूखी पपड़ी एक छोटा सा गोलगप्पा सा होता है, उसमें फिर वो आलू डाल करके और मिट्टी वाला चटनी डाल करके फिर वो हमें देता था। फिर वो मिट्टी वाली चटनी वाला वो भी खाते थे, वो भी उसी में 1 रुपए में फ्री। फिर उसके बाद वाटर पानी भी लेते थे, भैया पानी भी पिलाओ। गोलगप्पे का जो पानी होता था वो एक दोना होता था, जो बर्तन होता था उस बर्तन में लेकर के वो पानी भी खूब पीते थे। तो इस तरीके से शहर में, सिटी में इस तरीके की शॉप्स बहुत मिलेंगी और उन पर अच्छी खासी भीड़ होती है। तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल पर लोग अर्न करते हैं, और इसके साथ साथ कितने बड़े लेवल पर जो कस्टमर्स है उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं पर एक चीज फेमस हो गई तो उसी के ही जैसे सब कैटेगरी, जैसे उसी के ही नाम से कोई ना कोई और भी ठेले लगने लग जाएंगे। जैसे इंडिया में होता है ना नाम, कि आप एक मूवी देखना, कौन सी, शायद इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, उसमें एक फैमिली होती है इरफान खान की, वो बहुत फेमस होती है मिठाई के लिए। उसका नाम रहता है घसीटा राम एंड सन्स। अब उसकी फैमिली उसी दुकान के नाम पर कई सारे नाम निकल गए। ओरिजिनल घसीटा राम एंड सन, फिर ओरिजिनल ओरिजिनल घसीटा राम सन्स, ओल्डेस्ट घसीटा राम एंड सन्स, है ना। ये इस तरीके से नाम निकाल निकाल करके सेम। तो ऐसे यहां पर लस्सी के लिए या गोलगप्पे के लिए, है ना, पेड़े के लिए एक नाम अगर लिखेगा तो फिर सब उसी का कॉपी करते हुए सेम वैसे वैसे करने की कोशिश करेंगे, है ना, कि फेमस लस्सी भंडार, है ना, फिर कहेंगे दूसरा कहेगा वहां का फेमस लस्सी भंडार, इधर का फेमस लस्सी भंडार। तो कंपटीशन यहां पर भी चलता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन चलता है, डिमांड और सप्लाई चलती रहती है। और इन सब सोप्स के कारण बड़ी पॉपुलेशन को हेल्प होती है उनको खाना खाने में। ऐसी पॉपुलेशन को जिन जो बहुत कम अर्न करती है, जो ज्यादा महंगा खाना बाहर जाकर के नहीं खा सकते, तो रेगुलर बेसिस पर भी वो सड़क के किनारे इस तरीके के ठेले होते हैं, उन पर बहुत ही चीप रेट में, सस्ते रेट में खाना खाते हैं। ठीक है। काफी सारे लोग जो है वो अपना काम जिस तरीके से भी करते हैं, जैसे ये भाई साहब कर रहे हैं मोची का काम, जूते चप्पल उनको रिपेयर करना। ठीक है। और इसके लिए कुछ ज्यादा जरूरत नहीं होती, एक तिरपाल लगाना होता है एक जगह पर, थोड़ा सा बैठने की जगह, और इनका सामान लगाया और वो आपकी इनकी शॉप शुरू होगी, इनकी दुकान शुरू हो गई। इससे भी अर्निंग होती है। ठीक है। ये करते हैं। और अब इनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि ये लीगली इनकी पास जमीन या अथोराइज जमीन या स्पेस नहीं होता है, तो ऐसे में पुलिस जो है इनको वहां से हटाने के लिए बोलती रहती है, क्योंकि ये एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, इसको बोला जाता है एनक्रोचमेंट, पब्लिक स्पेस पर एनक्रोचमेंट। तो अतिक्रमण हो जाता है तो पुलिस बार बार इनको हटाने के लिए भी बोलती है, तो बहुत बार इनको हटा भी देती है। पर भारत में जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हमने देखा है कि रोड के साइड में जिस तरीके से जितना बिजनेस चलता है उतना अंदर इतना नहीं चलता वो जितना रोड साइड पर चलता है। अब है तो इलीगल, लेकिन फिर भी उन रोड साइड पर वो ठेला लगाने के लिए, उनकी शॉप लगाने के लिए वो सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग क्या कर लेते हैं, वहां पर आने वाले जितने भी लोग होते हैं, बीट ऑफिसर या और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं, जो उनको हटाने की पावर होती है, उन सब तक वो मंथली इनकम कुछ ना कुछ पहुंचा देते हैं। ठीक है। जैसे लीगल मार्केट में रहोगे तो वहां पर तो रेंट देना पड़ता है या टैक्स देना पड़ता है।
अब रोड के साइड में लगाओगे तो उसके लिए ना तो रेंट देना ना टैक्स देना, तो अनऑफिशियल टैक्स एक तरीके से वो पे कर देते हैं। जैसे किसी ने गोलगप्पे की रेडी लगाई और उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना टैक्स देगा, कितना पैसा देगा अनऑफिशियली। तो जो अगर मान लेते हैं जिस किसी के ऊपर बहुत अच्छी सेल है, बहुत सारे लोग आते हैं खूब भर भर के, तो वो हो सकता है उससे 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए मंथली भी ले लें उस जगह का, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। इस तरीके से आप देखोगे तो पॉपकॉर्न और अलग अलग टाइप की भेलपुरी, इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। बहुत सारी प्लेस है जहां पर इन ठेले वालों को अंदर जाना अलाउड तक नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें टेस्टी चीजें तो यही मिलती है भाई। भेलपुरी खाने जाओगे तो किसी बड़ी शॉप के अंदर या 5 स्टार होटल में या मॉल में जाओगे मजा नहीं आएगा, लेकिन जब ठेले के ऊपर खड़े होकर यहाँ पर बनी हुई भेलपुरी खाओगे मजा आ जाएगा। और यहाँ की पॉपकॉर्न का तो कहना है क्या, पॉपकॉर्न बेचने आते हैं ठेले पर इसी तरीके से, जैसे ये भाई साहब भेलपुरी या नमकीन मूंगफली बेच रहे हैं ना, इस तरीके से पॉपकॉर्न बेचने आते हैं और उस पॉपकॉर्न वहीं ऑन द स्पॉट बनाते हैं, ऑन द स्पॉट बेचते हैं। और उनकी पॉपकॉर्न की मशीन होती है ना, उसमें नागिन वाली ट्यून लगी रहती है, टू इस तरीके से। जैसे वो ट्यून बजती है अपने आप घर के अंदर से पता चल जाता आ गया पॉपकॉर्न वाला आ गया, तुरंत खिड़की के बाहर निकल करके भैया रुको रुको आ रहे पॉपकॉर्न थोड़ी हमें भी चाहिए है ना। इस तरीके से लोग उनसे बाई करते हैं। तो ये बेसिकली जितनी भी चीजें, अब आप कहोगे कि यार ठेले वालों ने इतनी बेची तो ये लाए कहां से सामान, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो ठेले वाले हैं, हैंडलर्स हैं, ये जितना भी सामान बेचते हैं तो मैक्सिमम लोग अपना फैमिली मेंबर से या खुद उस सामान को वो मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं। तो इससे क्या होता है कि मैन्युफैक्चर करके बेचने से इनको प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है, इनकम अच्छी हो जाती है, ठीक है, अर्निंग इनकी एक अच्छी हो जाती है, इनको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता दूसरों पे। जैसे अगर कोई गोलगप्पा सेल कर रहा है तो वो गोलगप्पा खुद बनाता है अपने घर पे, अगर कोई भेलपुरी बेच रहा है तो उसके भेलपुरी का मटेरियल खुद अपने घर पर वो रेडी करके लेकर के आता है। इस तरीके से चीजें होती हैं। अब ऐसा भी मार्केट लगता है इंडिया में, आप देखोगे कई बार जो बड़ी सिटीज हैं उसमें मंडी लगती है, मंडी मंडी बोलते हैं, सब्जी मंडी, और वो किसी पर्टिकुलर डे पर ही लगती है। और वो ऐसे फुटपाथ पर रोड के किनारे इस तरीके से भीड़ लगी रहती है, उसमें सामान बेचते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो सभी फ्रेश सामान लेकर के आते हैं, तो जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स, उनको फ्रेश सामान मिल जाता है। और एक जगह पर इतनी सारी सोप्स, इतने सारे ठेले रेडियां होती हैं, तो प्राइस भी जो है ना हाई नहीं होता, कम रहता है, कंपिटिटिव प्राइस रहता है, बहुत कम। और उसमें भी फिर हम इंडियंस हैं तो हम तो माहिर हैं प्राइस कम कराने में। यहाँ पर सब्जी मंडी में जाकर के हमारे बार्गेनिंग के स्किल्स देखा करो आप, खास करके आप हमारे इंडिया, हमारे जो सीनियर फैमिली मेंबर्स हैं उनके जाकर के देखा करो, सब्जी जाकर के पूछेंगे कि भैया टमाटर कैसे दिए तो भैया बोलेंगे कि टमाटर दिए मैडम जी 50 रुपीज के जी। ओ 50 रुपए किलो, ओ माय गॉड, कितनी महंगाई हो गई है ना। इंसान अब खाना भी ना खाए, 50 रुपए किलो कैसे देंगे, नहीं भैया हम तो 40 रुपीज देंगे, बोलो इस तरीके से बार्गेनिंग चलती। फिर भैया बोलेंगे नहीं नहीं मैडम 40 रुपीज में तो हमारे पास आता भी नहीं है, हम कैसे बेचेंगे, नुकसान में थोड़ी बेचेंगे, है ना, नहीं हम 50 में देंगे। फिर बार्गेनिंग करते करते एक मिडल वे में आते हैं, फिर बोलते हैं देखो भैया मैं आपके पास सामान लेने आती हूँ, देखो भैया आप एक काम करो ना, ना आपकी ना मेरी, हम 45 में देंगे, दो आप मना नहीं करना, मैं 45 में ले रही हूँ, ये लो और फिर बात 45 में कंप्लीट हो जाती है, मान जाते हैं, है ना। तो कंपिटिटिव रेट्स में आप सोचो कि इसका एक बेनिफिट मैं बताता हूं, इससे क्या है कि जो लोअर इनकम ग्रुप है सिटीज के, उनको अच्छा सामान, क्वालिटेटिव जो सामान है वो उनको बहुत चीप रेट पे मिल जाता है, ताकि उनकी फिर उस फैमिली जो है चीजें चलती रहे। यही सामान आप मॉल में चले जाओगे ना लेने के लिए, तो यही 50 रुपीज के जी की बजाय आपको 80 रुपीज 90 रुपीज के जी मिलेगा, और फ्रेश भी नहीं मिलेगा, काफी दिनों का स्टोर्ड सामान मिलेगा। और उसमें आप वहां पर जाकर के शॉपकीपर से, मॉल वाले से ये नहीं कह सकते भैया 80 नहीं मैं आपको 75 नहीं, 1 रुपी कम भी नहीं दे सकते, पूरा का पूरा रुपया आपको देना पड़ता है ना। तो ये यहां पर होता है इस तरीके का ठेले का। इससे क्या होता है कि ये एक जो एक्स्ट्रा इनकम का चांस देता है वहां पर डेली वेजिस पर काम करने वाले जो लोग हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि रेगुलरली अपना जो काम करते हैं वो करते हैं, लेकिन जिस दिन मंडी लगती है उस दिन एक दिन के लिए इस तरीके से अपना ठेला लगा लेते हैं, तो उस दिन उनकी एक एक्स्ट्रा इनकम यहां पर हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब इससे एक प्रॉब्लम भी हो जाती है। इससे प्रॉब्लम क्या है कि जो स्ट्रीट्स है ना,
उनके ऊपर उस दिन बड़ा इंक्रोचमेंट हो जाता है और वहां पर ट्रैफिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आप देखना जिस भी एरिया में, जिस भी सिटी में जिस तरीके की जो टेम्परेरी मंडीज जो है वो लगती है किसी पर्टिकुलर डे पर, तो वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। वहां पर आप गाड़ी लेकर के निकालना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप ट्रेवल नहीं कर सकते, आप फंस जाते हो, बहुत ज्यादा लंबा ट्रैफिक जाम लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है वहां पर ट्रैफिक के लिए। तो जिसका जहां मन मर्जी आई उसने वहीं पर ठेला लगा लिया। कई सारे भाई साहब तो आप देखना कि रोड के बिल्कुल मिडल ऑफ द रोड बीचों बीच ठेला लगा करके बुलाएंगे, लगा लेंगे, ताकि जो भी कस्टमर आ रहा है उसको पहले ले ले। आइए मैडम जी आइए, सबसे पहले लीजिए टमाटर, आलू, गोभी, भिंडे, टिंडा, है ना, नींबू। तो बीचों बीच लगा लेंगे तो रोड में आने जाने के लिए रास्ता नहीं बचता। तो ये एनक्रोचमेंट के कारण ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिलती है। अब इसके लिए गवर्नमेंट फिर कई सारे रूल, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो कई सारे रूल बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, उनको वहां से हटाने की कोशिश करता है। अब उनको कई बार हटा भी दिया जाता है तो उनको फिर एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में आता है यार इनको हटा तो दिया, लेकिन इससे डबल जो है ना लॉस हुआ। एक तो जो लोग वो सेल कर रहे थे उनकी अर्निंग खत्म होगी, दूसरा जो लोअर इनकम ग्रुप के पर्सन थे या मिडिल क्लास के जो पर्सन थे, जो चीप और बेस्ट क्वालिटी का सामान इनको रेगुलर बेसिस पर फ्रेश मिल जाता था, उन तक वो नहीं मिल पा रहा, है ना। तो इससे अल्टीमेटली नुकसान तो सिटी को ही हो रहा है। तो वो कंफ्यूजन में हो जाता है यार कि इनको यहाँ पर बिजनेस करने दें या इनको हटाएं। तो अब ऐसे में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस तरीके के जो स्ट्रिक्ट एक्शन हुए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में हो गए और रोजगार के लिए, है ना, रोजगार का कम, आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में, इसको राइट टू अर्न ए लिवलीहुड उसके रूप में इन्होंने इस चीज को एक मान्यता जो है अथोराइजेशन दिलवा दी कोर्ट के थ्रू। और इसीलिए आप देखना कि सरकार ने, गवर्नमेंट कई सारे पॉलिसीज भी चला देते हैं ऐसे असंगठित कामगारों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो है, आप ये देखोगे इसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स है ना उनके लिए पेंशन योजना है। अनऑर्गेनाइज्ड में आप देखोगे कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करते, सारा का सारा काम उसमें आपको मिलेगा, चाहे आप रैग पिकिंग कूड़ा उठाते हो, आप रिक्शा पुलर हो, आप नीचे सब्जी की दुकान लगाते हो, आप ठेला लगाते हो, गोला ले लो, है ना, बंटा, गोला, इस तरीके का चीजें आप बेचते हो, या मतलब कोई भी ठेले पर सब्जी, छोले कुलचे, गोलगप्पे, डेली वेजिस पर लेबर हो, मजदूरी करते हो आप, ये सारे उन सब के लिए इस तरीके की पॉलिसीज भी जो है गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पर चलाती है। और सरकार उन सारे लॉज को चेंज करने के ऊपर ट्राई कर रही है जो कि उनको इस तरीके का काम करने से बैन करते हैं, ठीक है। अब कानून में जब चेंज होगा ना, चेंज इन लॉ जब होगा, तो उससे क्या होगा कि लोगों के काम करने के लिए जो है अर्निंग के सोर्स जो है वो बंद नहीं होंगे। हाँ, अब ये है कि बस मैनेजमेंट करना ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट को क्या कर देना चाहिए कि ऐसे एरिया जहां पर ट्रैफिक ज्यादा होता है वहां पर मार्केट ना लगवा करके उसके आसपास जो खाली एरिया पड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत बड़ा एरिया खाली होता है, काफी एरिया खाली होता है, तो जो खाली एरिया होता है, जो ऐसे सड़ रहा होता है, वहां पर कूड़ा पड़ा है, साफ सफाई नहीं है, तो उस ब्लैंक एरिया को, खाली एरिया को साफ करा करके, क्लीन करा करके और उस जगह पर परमिशन दे दो कि भैया आप इस जगह पर एक दिन आकर के अपनी मंडी लगा सकते हो, अपना स्टॉल लगा सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा, ट्रैफिक भी नहीं डिस्टर्ब होगा और इनकी अर्निंग भी नहीं डिस्टर्ब होगी, वो दोनों काम भी चलते रहेंगे, ठीक है। कि इट इज सजेस्टेड दैट सम एरियाज इन सिटीज शुड बी फिक्स्ड फॉर दोज सेलिंग गुड्स ऑन फुटपाथ एंड पॉक, ठीक है। तो जो फुटपाथ पर और ठेलों पर जो सामान बेचते हैं उनके लिए कुछ एरिया फिक्स कर दिया जाए कि भाई आप इस एरिया में रहोगे। उस एरिया के अलावा अगर कोई एनक्रोचमेंट करता है तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट आप एक्शन ले सकते हो, उनको हटा सकते हो, ताकि, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उससे केवल टाइम वेस्ट नहीं होता, उससे आपका ईंधन, आपके जो फ्यूल है वो भी वेस्ट होता है, इकोनॉमिकली भी बर्डन पड़ता है, आपके एनवायरमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, एनवायरमेंट पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो सारी चीजों को भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए इनके लिए पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड कर दी जाती है, आजकल बड़े शहरों में इनके लिए एक स्पेस अलॉट कर दी जाती है हर एरिया में। अब ये तो हो गया था जो रोड साइड में काम करते हैं। अब हम देख लेते हैं बड़ी दुकान, बड़ी दुकान मतलब बिग बिग शो, बड़ी बड़ी दुकान, जैसे आप इस पिक्चर देखोगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा अलग अलग ब्रांड्स, है ना,
और अंदर एकदम बिल्कुल चमचमाती हुई लाइटिंग, बाहर एक बहुत अच्छी वाली उसका जो है ब्रांडिंग, लोग उसके पास से जा रहे हैं, शोरूम है, अलग अलग तरीके के शोरूम है। ज्यादातर बड़े बड़े शहरों में, सिटीज में इस तरीके के शोरूम्स आपको मिलेंगे, छोटे शहरों में भी शोरूम्स आपको मिलेंगे। यहाँ का सामान जो है वो अदर सिटीज से आता है, इंपोर्ट होकर के लोग यहाँ पर मंगवाते हैं, ठीक है। और विदेशों से भी, फॉरेन से भी इंपोर्ट होकर के सामान जो है विदेशों से वो मंगवाते हैं। तो काफी ब्रांडेड सामान यहाँ पर मिलता है, क्वालिटी वाला सामान मिलता है। तो जो हायर इनकम ग्रुप वाले हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज वाले भी, वो भी आजकल इन प्लेसेस से जाकर के कपड़ा खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से वो ब्रांडिंग देख रहे होते हैं टीवी पे। जैसे छोटा बच्चा, अगर उसको तुम स्पोर्ट्स के बोलोगे ना कि चलो तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स शूज लाते हैं, तो कोई नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज ला करके दोगे तो वो देख करके बुरा मुंह लगा, क्या पापा आपने हमारी बेइज्जती करा दी, ये कौन लाता है ऐसे कपड़े, ऐसे जूते, मेरे को तो नाइकी चाहिए, रिबॉक चाहिए, एडिडास चाहिए। तो उनको भी पता है कि कौन से ब्रांड बहुत बड़े हैं, जो फेमस है, जिनको लोग डिमांड करते हैं, कौन वो क्यों पता चलता है, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग इस तरीके से होती है, बड़े बड़े एंडोर्समेंट उनके थ्रू करवाए जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के थ्रू। तो उन सबको सारी चीजें पता होती हैं। तो इससे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम भी जब बचपन में थे तो हमारे घर वाले हमें बड़ा बेवकूफ बना देते थे। एक तो वो क्या करते थे, हमारे लिए जो कपड़े होते थे वो एक तो बड़े कपड़े लेकर के आते थे, 2-3 साइज बड़ा लेकर के आते थे। मान लो मैं 11 या 12 साल का हूं तो 14 या 15 साल तक के बच्चों के कपड़े लेकर के आते थे। अब जब वो नए लेकर के आते थे तो उस टाइम तो हम बड़े खुश हो जाते थे, फिर वो बड़ी मैनेज कर करके पहनते। यहाँ की जो बाजू होती है वो इतनी लंबी निकल रही होती तो उसको फोल्ड करके फिर बांधते, ठीक है। पैंट बहुत नीचे तक होती तो उसको भी नीचे से फोल्ड करते। बेल्ट, कमर जो है वो थोड़ी चौड़ी होती तो बेल्ट लगा करके उसको बांधते। फिर धीरे धीरे जब बड़े होते तो 1-2 साल में वो फिट होने लग जाते कपड़े, और फिर जब फिट होने लग जाते उससे और बड़े होते तब भी उन्हीं का यूज करते। तब भी नीचे जो पैंट है ना हमारी, तो वो पैंट के नीचे की फोल्ड्स जो होती हैं कुछ, उस फोल्ड्स को ओपन करा करके फिर भी उसको पहनवाते कि चलो अब इसी से पहनो, इसी से काम करो। इस तरीके से हमारे वो करवाते थे। जैसे जैसे बड़े होने लगे तो हमें भी लगने लगा कि ब्रांड वाले कपड़े होने चाहिए, क्योंकि स्कूल में, बाकी जगह पर फंक्शंस में हम देखते थे यार, हाई क्वालिटी के, हाई सोसाइटी के, अमीर और लाल वाले बच्चे आ रहे हैं, वो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बड़े ब्रांड है, और हमें बड़ा चिढ़ाते थे कि तो तुम्हारे पास तो ऐसे नहीं, यू लोकल लोकल शूज पहन रखा है। इस तरीके से तो हमें थोड़ा फील होता था उस टाइम, लगता है लोकल शूज, मतलब शूज तो शूज होता है, इसमें लोकल ओरिजिनल। फिर पता चलता कि नहीं, एक लोकल होता है और एक एडिडास, नाइकी, रिबोक ये होता है। तो उसमें फिर डिफरेंस पता चलता था, उससे फिर लोग जज भी करते थे, फिर बच्चे भी, फिर फ्रेंडशिप भी उसी सर्कल से करते थे हमारे उसमें, कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस तरीके के अर्निंग सोर्स है, किस तरीके के कपड़े या वो चीजें वो पहनते हैं। तो वो सोसाइटी का एक हिस्सा रहता है, ठीक। शूज का तो क्या ही कहना भाई, मैं क्या बताऊं आपको हमारे शूज का। घर वाले क्या करते थे, हमें शूज दिलाते थे। उस टाइम बाटा की कंपनी चलती थी ज्यादा, बाटा काफी फेमस थी। अभी तो वो यहाँ इंडिया से चल जा करके शायद बांग्लादेश में शिफ्ट होगी, बांग्लादेश में अब उसकी मोनोपोली है बाटा की। इंडिया में बाकी चीजें आ गई। इंडिया की कंपनी है बाटा, सोचो, उसको इंडिया छोड़ करके किसी दूसरी कंट्री में जाना पड़ा, और हमारे इंडिया में फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज आ गई। तो शूज दिलाते हमें, और वो शूज एक बार दिला दिया तो उसको हम तब तक यूज करते थे जब तक उसको मतलब चिथड़े चिथड़े ना हो जाए, ठीक है। पहले लंबा शूज दिलाते थे, लंबा शूज दिलाते तो आगे उसके अंदर रुई, कॉटन डाल करके फिर वो पहन करके जाते। धीरे धीरे बड़े होते तो पैर फिट होने लगते, फिर थोड़े और हम ग्रो करते, इंक्रीज करते, तो उन जूतों में जगह नहीं बचती, तो अंगूठा, पैर का जो आगे वाला थंब है ना, अंगूठा, वो अपनी जगह बना लेता था, जूते में से फाड़ करके निकल करके आ जाता था सामने। जैसे जमीन में बीज डालते हैं, सीड डालते हैं, वो जमीन को छेद करके ऊपर निकल जाता है, ऐसे ही वो हमारे अंगूठा जगह बना लेता था, तो पूरा अंगूठा बाहर निकले रहता था। उसमें भी घर वाले क्या करते थे, उसको मोची के पास ले जाते, कोबलर के पास ले जाते, और जहां से वो अंगूठा फट गया उसके ऊपर थोड़ा सा सिलाई करवा करके लगवा देते, वो पहन करके घूमते। घर वाले बड़ा अल्टीमेट मतलब यूज करवाते थे भाई उन चीजों का। तो बड़ी दुकानें फिर बड़े होने लगे, बड़ी दुकानों से लेने लगे सामान, ठीक है। शोरूम में हर तरीके की चीजें हैं, प्रॉपरली मैनेज करके रखी जाती हैं, एक एक चीज, ठीक है। और ये शोरूम ऐसे हैं जो बड़े बड़े एडवर्टाइज करते हैं, कहां पर, न्यूज़पेपर में, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन पे, रेडियो पर, आप देखोगे तो उनके ऊपर खूब सारे सेलिब्रिटीज ऐड करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, है ना।
बनियान, अंडर गारमेंट्स के लिए भी इस तरीके से आप देखोगे। और मैं तो अंडर गारमेंट्स के एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, बड़ा हैरान हो जाता हूँ। सन्नी देओल के, अक्षय कुमार का और शायद सैफ अली खान, ये 3 लोग अलग अलग ब्रांड के लिए अंडर गारमेंट्स का जो है वो करते हैं। तो उसमें दिखाते हैं कि अंडर गारमेंट, कोई एक रास्ते पे जा रहे, रास्ते में कोई किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, टीज कर रहे हैं, तो वहां से हीरो निकलता है, ठीक है, और हीरो उनको जाकर के पीट देता है, अंडर गारमेंट्स पहन करके, केवल बनियान पहने रहेगा, नीचे पैंट, और उसके ऊपर ब्रांड का नाम लिखा रहेगा। फिर वो कहेगा वाओ, वो लड़की कहेगी वाओ तुम कितने ज्यादा बहादुर हो, तो बोले ये सब तो मेरे अंडर गारमेंट्स का कमाल है। बताओ, मतलब बेचने के लिए किस तरीके की चीज, वाओ ये तो बड़ा टॉइंग है ना। अलग अलग तरीके के, इस तरीके की चीजें वो एडवर्टाइज करके मतलब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि बेचने के लिए। फिर सबको लोग लगे अच्छा सनी देओल ने ये वाला अंडरगारमेंट पहना और उसने गुंडे बदमाशों की धुनाई कर दी, खूब पीट दिया, पावर आ गई तो हम भी यही पहने। इस तरीके से वो एडवर्टाइज करते हैं। डिओड्रेंट वगैरह आप देखना, खास करके जैसे शोरूम्स होते हैं ना डिओर इनके, तो वहां पर अलग अलग तरीके के डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, आपको वहां पर सेंट, ये सब देखने को मिलते हैं। उनके भी आप एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ा एक बार, बड़े खतरनाक एडवर्टाइज करते हैं यार वो। टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आएगा, कोई एक हीरो होगा 6 पैक एब्स के साथ, कोई मॉडल होगा, और वो किसी एक एरिया में निकलेगा और वहां पर डिओड्रेंट लगाएगा, ऐसे यूं स्यू पूरी बॉडी पर, जैसे ही सू सू करके लगाएगा फिर यूं करेगा बस, और यूं करते दिखाएंगे, चारों तरफ से लड़कियां ही लड़कियां आ रही हैं, और वो भी बिकिनी के अंदर सज धज करके आ रही है, और चारों के उसके दोनों हाथों के पास आकर के सब रुक जाएंगी है, और फिर वो दिखाएगा है ना, हैंडसम लोगों की, बड़े लोगों की बड़ी पसंद, हैंडसम लोगों की पसंद है ना, ये डिओड्रेंट लगाइए है, और इस तरीके से अट्रैक्टिव बन जाइए। ठीक है, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, पता नहीं कई ही बहुत ही सेंसुअल टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं। अब उसका इम्पैक्ट बड़ा पड़ता है लोगों के ऊपर, जो खास करके जो बहुत ही सिंसियर से हैं, सीधे साधे हैं, भोले भाले से हैं, मेरे जैसे जो स्कूल में पढ़ते थे। मैं इसका भी एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं स्कूल में पढ़ता था, और स्कूल में जब हम स्टडी करते थे तो उस टाइम इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट में देख लेता था, कभी टीवी पर देख लिया, कभी न्यूज चैनल पर देख लिया, कभी अखबार पे जो है ना वहां पर देख लिया, एफएम पर सुन लिया। तो मेरे को लगता था कि यार ये डिओड्रेंट लगाने से ना, मतलब इस तरीके से मेरे पास भी बहुत सारी लड़कियां आ जाएंगी, जिनको भी मैं पसंद करता हूँ सब मेरे पास आ जाएंगी, और मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा। मैंने 1 साल तक सेविंग करी अपने सारे पैसों की, जितने भी पैसे घर वालों से मिलते थे या पॉकेट मनी मिलती थी, कुछ भी अर्निंग होती थी, 1 रुपया 2 रुपया कर करके मैंने 200 रुपए, 200 रुपीज मैंने वो जो है सेव किए, बचाए, और उसको लेकर के मैं गया खुश होकर के दुकान में, और वहां से जाकर के एक डिओ लिया, और फिर स्कूल जाने से पहले खूब ऐसे ऐसे लगा लगा करके लेकर के गया, और उसको बैग में डाल करके भी ले गया स्कूल में। जैसे ही क्लास में पहुंचा तो मेरे को लगा था कि क्लास के अंदर जो लड़कियां हैं जिनको या मैं पसंद करता हूँ, या जिन जो और वो है, वो सब आ जाएंगी मेरे पास है, मैं ऐसे जा करके खड़ा हुआ। मैं जा करके घुसा, और घुसते क्योंकि बहुत ज्यादा लगा लिया था तो उसकी इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी, सब लोग मेरे को बोले अरे ये क्या है, मजाक उड़ाने लगे, ये क्या करके आया, कैसे करके। तब मेरे को समझ में आया कि रियलिटी कुछ और है, वो टीवी पर जो एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं वो सच्चा नहीं है, रियलिटी में कुछ और ही है, टीवी में वो बिना बात की चीजें दिखा रही है। तो फिर मेरे को सदमा लगा, फिर दिल टूट गया मेरा कि यार कहाँ तो, फिर मेरे को लगा यार ये तो अमिताभ बच्चन कर रहा था, ऋतिक रोशन कर रहा था, ये तो सलमान खान ऐसा कर रहा था, है ना। तो फिर बाद में पता चला कि सब एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसी तरीके से होते हैं, एडवर्टाइज दिखाते हैं कि गंजे की खोपड़ी नवरत्न से चौपड़ी, नींद आ गई तो ये तेल लगाओ, आपके गंजी खोपड़ी में भी बाल उग जाएंगे। इस तरीके से ब्रांडिंग करते हैं, चाहे उन सेलिब्रिटीज ने वो खुद से यूज किया ना हो, कभी भी नहीं यूज किया हो, लेकिन क्योंकि पैसा मिलता है ब्रांडिंग का तो वो करते हैं। तो वो जो ब्रांडेड सामान है ना, सो कॉल्ड ब्रांडेड सामान, वो इन शोरूम्स पर मिलता है, बड़ी बड़ी शोरूम्स पर एडवर्टाइज करते हैं तो लोग आकर के खरीदते हैं। ठीक है, छोटी बड़ी दुकानें होती हैं, शोरूम्स होते हैं, छोटे शोरूम्स, बड़े शोरूम, और वो जो बिजनेसमैन है वो अपने शॉप्स को, अपने बिजनेस को वो खुद ही मेंटेन करते हैं ज्यादातर उधर। ठीक है, छोटे जब शॉप्स होते हैं तो उसमें वो किसी को जॉब पर नहीं रखते, अकेला ही पर्सन संभाल लेता है सारा सारा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ी शॉप है, बड़ी दुकान है, तो उसमें अपना एक मैनेजर या एक हेल्पर असिस्टेंट जो है वो वहां पर रख लेते हैं। इसके साथ साथ ये जो है ना पक्की शॉप्स होती हैं, ठीक है, और इनके पास बिजनेस करने का लाइसेंस भी होता है। ठीक, और वहां पर आप ये भी ध्यान रखना कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बड़ी सिटी है, तो जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है, उनको वो टैक्स देते हैं उसके लिए।
क्योंकि लोकल गवर्नमेंट वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्लीनिंग की, ये मेंटेनेंस की, ये सारी। तो इसके बदले में वो उनको रेगुलर टैक्स देते हैं, टैक्स पे करते हैं। और वीक में आप देखना एक दिन ऑफ भी रखा जाता है। हर एरिया में अलग अलग डे पर वीक ऑफ मिलता है। कोई मार्केट हो सकता है कि मंडे को बंद रहे, कोई मार्केट संडे को बंद होती है परमानेंट, कोई वेडनेसडे को परमानेंट बंद रहती है। तो वो एक डे फिक्स कर लेते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की किस दिन ये वाला मार्केट जो है बंद रहेगा पूरा का पूरा, ताकि बंद रहता है तो उससे क्या है, एक तो जो लोग हैं उनको भी रेस्ट मिल जाता है, दूसरा उस एरिया को मेंटेन करना ईजी हो जाता है। ठीक है, ये चीज होती है। ऐसे शहर के अंदर जाओगे तो ऐसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स आपको देखने को मिलेंगे मेट्रो सिटीज में। आजकल तो स्मॉल सिटीज में भी इस तरीके के मॉल्स बनने लगे। एक प्लेस, एक मॉल, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप जो चाहते हो वो मिल जाएगा। जैसे बचपन में आप सपना देखते थे ना कि यार मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और हम उसके लिए अपने गांव में, अपने आसपास के शहर में दौड़ लगा देते थे, हमें वो चीजें मिलती नहीं थी। ऐसी सभी चीजें आपको मॉल में मिल जाएंगी। आप बस मॉल में जाओ, आप बस मन में ख्याल करो कि क्या चाहिए, वही आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारी की सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। और इवन जब इस तरीके का मार्केट होता है तो इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं, जैसे कि बैंक, छोटे छोटे बैंक, या बैंक के ऑफिस हो जाएंगे छोटे छोटे, या बड़ा ऑफिस भी हो सकता है, बैंक का ऑफिस बेसिकली वो हो सकते हैं। कुरियर सर्विसेज, जैसे आप ये देख रहे हो ना, डीटी, डीसी, इस तरीके से बहुत सारे कुरियर सर्विस होते हैं जो कुरियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी भी शॉप होती है। तो ये तो हो गया अर्निंग के सोर्स, जहां से आपको आपकी शॉप के ऊपर काम करके आपको एक फिक्स अच्छी खासी अर्निंग आती है, मोटा पैसा आता है, चीजों के पैसा, अच्छा खासा पैसा बनाया जाता है। तो यहाँ से भी लोग अर्न करते हैं। ठीक है, बहुत रिक्वायरमेंट्स होती है, जरूरतें होती है लोगों की, उनको ये लोग पूरा करते हैं। तो आपने दो, एक तो रोड साइड देख लिया, एक आपने शोरूम देख लिया, एक आपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल देख लिया। दोनों अलग अलग तरीके की अर्निंग के सोर्स देख लिए। एक दिन रात रोड के ऊपर मेहनत करके चीज बेच रहा है, और एक अपने आराम से मस्त एसी में शोरूम में बैठ करके सामान बेच रहा है, और वो भी डबल रेट में, ट्रिपल रेट में, महंगे रेट में। और हर सामान के लिए, हर तरीके के लिए अलग अलग कस्टमर है, उनका अपना अपना ग्रुप है, वो वहां से आकर के सामान खरीदता है। तो इससे अर्निंग जो है एक तरीके से चलता रहता है। इसको आप बिजनेस के जैसे मान सकते हो। ठीक है, अब बात लेबर चौक की बात कर लेते हैं। लेबर चौक जो है, अगर आप देखोगे तो ये पिक्चर देखिए, ये एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिलेगी, एनसीईआरटी की पिक्चर है। उसमें कुछ लोग हैं जो एक किनारे में, शहर के बिल्कुल किसी एक मोड़ के ऊपर, कोई सिटी का जहां पर टर्न है, जहां पर सिटी में आते हैं, या सिटी का कोई चौराहा है ना, वहां पर वो एक प्लेस होती है, वहां पर लोग बैठे रहते हैं समूह के अंदर। ठीक है, और उन सबको देख करके आपको लगेगा कि यार दे आर वेटिंग फॉर समवन, किसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, और आप वहां पर देखोगे कि कुछ लोग आते हैं, कोई गाड़ी में आता है, कोई स्कूटर पे आता है, कोई बाइक पे आता है, और फिर वो उन लोगों से बातचीत करता है, डिस्कस करता है, तोल मोल करता है कि कितना पैसा लोगे। वो एक लेबर चौक कहलाता है। ठीक है, वहां पर क्या करते हैं बेसिकली, जो डेली वेजेस पर जिनको जॉब चाहिए, जो लेबर काम करना चाहते हैं, तो वो लोग आते हैं। क्योंकि शहर है, सिटी है, तो सिटी में बहुत वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है बहुत ज्यादा, फैक्ट्रीज है उसके लिए वर्क चाहिए, है ना, रेगुलर कुछ ना कुछ वर्क होता ही होता है, जिसके लिए उनको लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब लेबर जो है सिटी के लोग बहुत कम करते हैं, तो आसपास के जो विलेजेस है ना, गांव के लोग, वो वहां पर उस सिटी में, उस लेबर चौक पर, उस जगह पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, और वहां से वो हर तरीके का, ऑलमोस्ट लगभग लगभग सभी टाइप का काम कर लेते हैं। तो जो भी आएगा उनको, उनके साथ वो मोल भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, नेगोशिएट करते हैं कि कितना रुपया आपको मिलेगा एक दिन का काम करने पर। जैसे हो सकता है कि किसी को एक कारपेंटर की जरूरत है, और वहां पर उस लेबर चौक के ऊपर कई सारे कारपेंटर हैं, तो वो एक पर्सन स्कूटर लेकर के आया, और वहां पर कारपेंटर को बोला कि भैया मेरे को कारपेंटर चाहिए, मॉड्यूलर किचन बनाना है ना, और मैं पर डे के 500 रुपीज दूंगा। तो वहां पर लेबर चौक पर रहेंगे, वो बोलेंगे कि यार भाई 500 तो बड़ा कम है, हमें तो 1000 चाहिए। तो कोई कहेगा नहीं मैं 800 में काम कर लूंगा, कोई कहेगा मैं 700 में काम कर लूंगा। ऐसे नेगोशिएशन करके, जो भी जिसका जैसे सेटअप होता है, वो एक दूसरे को करके फाइनल करके वहां से हो जाते हैं। तो बेसिकली अनस्किल्ड, या जो टेम्परेरी टाइप से काम करते हैं, उन लोगों को रोजगार मिल जाता है। ये पिक्चर देखिए, इसमें देखिए क्या, ये भाई साहब जो देखिए, इन भाई साहब की फोटो देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या कर रहे हैं भाई साहब। एक तो बैठने का तरीका ऐसे होता है, उकड़ू बोलते हैं इसको गांव में, कि उकड़ू तरीका है इस तरीके से बैठने का। दूसरा, बैठे मजे से आराम से इंतजार में, मुंह पर लगाओगे तो वो सुट्टा मार रहे हैं यहाँ पर। वो
नशा किसी ना किसी तरीके का जरूर कर रहे होते हैं। आप देखना मैक्सिमम लोग या तो खैनी टोबैको चबाते हुए मिलेंगे या बीड़ी सिगरेट पीते हुए मिलेंगे, और बड़े अंदाज में बड़ी टसन के साथ अलग स्टाइल में पीते हुए मिलेंगे। वो बहुत ही फिलोसॉफिकल अंदाज में जो उनका ना एक, उसमें फिर वो बात करेंगे और उस तरीके से तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो ये भाई साहब है, इनके पास कुछ पेंट के डब्बे, यानी कि ये पेंट का काम कर सकता है। तो किसी को पेंटर चाहिए होगा तो ये चला जाएगा, इसके पास कारपेंटर का सामान है तो अगर कारपेंटर चाहिए होगा तो ये चला जाएगा। किन्हीं को लेबर चाहिए कि भाई सामान उठाना है, घर बनाना है, कुछ भी, तो ये लेबर, ये लोग हैं, ये लेबर में काम कर लेंगे। तो हर तरीके की लेबर वहां पर मिल जाती है। ठीक है, लेबर चौक उसको कहते हैं। और ये दिहाड़ी पर डेली वेजिस लेबरर भी होते हैं। ठीक है, और मिस्त्री जो है वो होते हैं, जैसे बिल्डिंग बन रही है तो वहां पर मजदूरी की, जैसे ये फोटो देखेंगे ना, तो इस तरीके की सिनेरियो आपको सिटीज में आमतौर पर देखने को मिल जाएंगे कि बिल्डिंग बनाई जा रही है और वहां पर काम चल किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के लेबर्स वहां से मिल जाते हैं। या जैसे कहीं पर मंडी होती है, जैसे बोलते हैं ना अनाज मंडी, आटा मंडी, कई सारी जो मंडी होती है वहां पर एक जैसा, फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, तो वहां पर रेगुलर बेसिस पर ट्रांसपोर्ट होकर के सामान आता है ट्रक्स के अंदर, और उन ट्रक से वो सामान लोड और अनलोड करने का वर्क करना पड़ता है। अब वो लोडिंग और अनलोडिंग के लिए भी जो लेबर चाहिए वो इसी लेबर चौक से मिल जाती है और वहां से ले जाते हैं। जैसे ये पिक्चर देखेंगे तो आप देखना कुछ बोरियां हैं, इसमें अनाज होगा, कुछ भी हो सकता है, उसको लोग लोड और अनलोड कर रहे हैं, ट्रक से निकाल कर एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी उनको एक वर्क मिल जाता है। इसके साथ साथ सिटीज के अंदर आप देखना खुदाई का काम बहुत चलता है भाई। ठीक है, एक्सकेवेशन वर्क जो है ना वो रेगुलर चलता ही रहेगा। आप देखोगे सड़क नई नई किसी ने सड़क बनाई, उसके पास आकर देखो आप, कोई लोग खुदाई कर रहे हैं, हाथ से खुदाई कर रहे हैं, है ना। वैसे भी खुदाई के मामले में तो जेसीबी की खुदाई बड़ी फेमस है। आपने इंटरनेट पर खूब मीम्स देखे होंगे जेसीबी की खुदाई। लोग बड़ा ध्यान से देखते हैं जेसीबी से, जो मशीन होती है बड़ी सी मशीन, वो जब एक्सकेवेशन काम करने आती है, खुदाई का काम करने आती है, तो लोग बड़े ही इंटरेस्टिंगली खड़े होकर के देखेंगे क्या खुदाई हो रही है, वाह जेसीबी की खुदाई, पूरा टाइम लगा देंगे। हो क्या रहा है कुछ नहीं, खुदाई कर रहे, लेकिन लोग देख रहे हैं उसको, सारे लोग खड़े होकर के देखते हैं, बैठ करके देखते हैं, अपनी अपनी आउटपुट देते हैं, क्या जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं। इसीलिए उसके ऊपर मीम्स भी बहुत बने हुए। तो वहां पर सिटी में आप देखोगे ना, टेलीफोन लाइन वो बिछाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को अंडरग्राउंड करने के लिए, पाइपलाइन को अंडरग्राउंड बिछाने के लिए, या पाइपलाइन टूट गई उसको रिपेयर करने के लिए, इनका वर्क जो है रेगुलर चलता ही रहता है, कहीं ना कहीं काम चलता रहता है। तो उसको ठीक करने के लिए कौन आएगा, लेबर चाहिए। तो वो लेबर कहां से मिलते हैं, वो लेबर भी लेबर चौक से मिलते हैं। वो उन लेबर चौक से लेबर्स को ले जाकर के इस तरीके का वर्क उनको करवा देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमेशा इस तरीके का काम सबको रेगुलर नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इरेगुलर, एक तरीके से बोलते हैं ना, अनियमित मजदूर जो है वो सिटी में रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ उसमें। तो ये एक लेबर चौक वाला देख लिया। तो आपने तीन तरीके देख लिए, एक रोड साइड, ठीक है, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं रोड साइड, एक शोरूम और एक बड़े उसमें मॉल में, मल्टीप्लेक्स उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा मोटा पैसा कमाने वाले। एक ये अनस्किल्ड या टेम्परेरी लेबर्स हैं जो डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं सिटी के अंदर। तो अर्निंग के तीन सोर्स देख लिए, चौथा सोर्स जो है उसको हम बात करते हैं फैक्ट्री। सिटीज में फैक्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आप देखना शहरों में बनाई जाती हैं हर तरीके की, चाहे फिर वो कपड़े बनाने की फैक्ट्री हो, फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री हो, ठीक है, किसी भी तरीके के जूते बनाने की फैक्ट्री हो, लेदर का प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री हो, अलग अलग तरीके की फैक्ट्री हो। तो यहाँ पर एक कपड़े की क्लॉथ फैक्ट्री का एक एग्जाम्पल केस स्टडी दी गई है कि जो राइटर है वो क्लॉथ फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। ठीक है, जैसे ही फैक्ट्री के अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है जो अलग अलग वर्क कर रहे हैं। एक सीरीज, एक रो ऐसे लगी थी, देयर वाज नेवर एंडिंग रोज ऑफ पीपल्स, ये कभी ना खत्म होने वाली पंक्ति है। इस तरीके से जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ना, एक लंबी रो इस तरीके से लगी, छोटे छोटे स्पेस में सब सिलाई मशीन पर काम करने लग रहे हैं। ठीक है, तो वो वहां के जो स्टिचिंग डिपार्टमेंट है उसमें गए, तो उसमें जाकर के देखा कि सभी लोग अपनी जो स्विंग मशीन है उस सिलाई मशीन पर स्टिचिंग का काम कर रहे हैं। इसका एक अच्छा आइडिया आपको चाहिए ना, तो आपको एक मूवी देखनी है, मैं आपको बताता हूँ, सुई धागा। सुई धागा देखना,
ठीक है। और बहुत अच्छी मूवी, उसमें आपको इससे फैक्ट्री या इस की किस तरीके से फैक्ट्री में वर्क होता है, किस तरीके से असेंबली, और ये किस तरीके से प्रॉपर तरीके से होता है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। उसके ऊपर भी काफी सारे मीम्स बने हुए हैं। अनुष्का शर्मा उसमें हीरोइन होती है, तो उनका एक सीन होता है रोने का, उसको लेकर के काफी सारे मीम्स इंटरनेट पर वायरल हुए हैं। तो उसमें उन्होंने एक्टिंग बड़ी अच्छी करी है, देखना आप वो जा करके, आपको उधर पता चलेगा कि किस तरीके से एक फैक्ट्री में वर्क होता है और क्या क्या मुश्किलें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या उनके बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या सीखने को मिलता है, कैसे उससे वो अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं फैमिली के लिए। तो यहाँ पर राइटर गया तो उसने नेवर एंडिंग लाइंस देखी मशीन पर। इसके साथ साथ हर कोई व्यक्ति एक एक सिलाई मशीन, एक एक सीविंग मशीन के साथ अपना काम कर रहा था। जब सीविंग मशीन पर कपड़े रेडी हो गए तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने के लिए, शिफ्ट करने के लिए भी मशीनें लगी थी। वो मशीन उनको चेक करते कि ठीक है कि नहीं, वहां पर भी एम्प्लॉइज लगे हुए थे। फिर जब वो सामान प्रोडक्ट अच्छा रहता तो एक अदर कमरे में, अदर रूम में वो सामान पहुंचता, वहां पर अलग अलग लोग, वहां पर भी अलग अलग एम्प्लॉइज होते। फिर वो उनको तय करते, फोल्ड करके उनको रखते, कुछ पैकेजिंग करते। ठीक है। अब ये सारे के सारे कपड़े इंडियन मार्केट में बेचने के लिए भी रेडी कर रहे जा रहे हैं, फॉरेन मार्केट के लिए भी किए जा रहे हैं। इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों में, बड़े बड़े देशों में वहां तक जाकर के बिकता है। ठीक है। तो सोचिए, हम अपने सामान का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहां पर एक साइकिल सा चलता है, साइकिल क्या चलेगी देखना। बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े ब्रांड क्या करते हैं, बड़ी चालाकी से वो इंडिया के अंदर चीप लेबर में, सस्ते लेबर में सामान का प्रोडक्शन कराएंगे। मान लेते हैं एक टी शर्ट उन्होंने बनवाई इंडिया में, और वो टी शर्ट की कॉस्टिंग इंडिया की एक फैक्ट्री को 50 रुपीज पड़ी। अब वो टी शर्ट फैक्ट्री क्या करेगी, 80 रुपीज में जो है, जो उसको ऑर्डर दिया जिस कंपनी ने, उसको 80 रुपीज में वो सेल कर देगी, होलसेल रेट में एकदम बिल्कुल फुल। अब जो कंपनी है वो क्या करेगी, उसको ऊपर अपनी ब्रांडिंग करेगी। मान लेते हैं एडिडास है या नाइकी, वो उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग लगवाएगी, नाइकी, एडिडास। और ब्रांडिंग कराते ही वही 50 रुपीज की टी शर्ट जो उन्होंने 80 रुपीज में बाई की, उसको फिर वो 2000, 3000, 4000 रुपीज का एमआरपी लगाएंगे। और फिर उसको ऊपर डिस्काउंट देंगे, 50% डिस्काउंट, 4000 का एमआरपी लगा करके 2000 में वो बेचेंगे। ठीक है। तो सोचिए 50 रुपीज की चीज को जो उन्होंने 80 में बाई करी, उसको उन्होंने 2000 में सेल किया, कितना बड़ा इनकम उन्होंने किया। तो बड़े ब्रांड जो है वो, बिगर मार्केट प्लेयर हो, वो बड़ा अर्निंग करते हैं। लेकिन जब वो सामान सेल करते हैं, बेचते हैं, तभी तो फैक्ट्री भी चलती है ना, तभी तो फैक्ट्री के पास ऑर्डर आते हैं, तभी तो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनको रेगुलर सैलरी मिलती है, तभी तो उनके भी जॉब बनी रहती है। तो फैक्ट्री वर्कर्स को भी अर्निंग हुई और बड़ी कंपनीज उन्होंने भी अर्न किया। ठीक है। यहां पर बस ये है कि एक दिन का ऑफ जरूर देना पड़ता है, 6 दिन जरूर रेगुलर काम है, संडे को आप छुट्टी दे देते हैं। काफी सारी फैक्ट्रीज हैं वो विदाउट हॉलीडे भी काम करते हैं, अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती हैं। कई बार कुछ फैक्ट्री में जब काम, यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब किसी फैक्ट्री के पास प्रॉपर ऑर्डर नहीं आते, है ना, या कम ऑर्डर होता है। अब कम ऑर्डर होगा तो उसके लिए ज्यादा एम्प्लॉइज की जरूरत नहीं है, कम ही एम्प्लॉइज चाहिए। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को हटा देते हैं, या कुछ टाइम के लिए बोल देते हैं उनको रिक्रूटमेंट के टाइम, कि भाई तुम्हें सिर्फ हम ये 4 मंथ के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, बाकी के लिए नहीं है ना, क्योंकि जब उनके पास ऑर्डर नहीं है तो वो इनको कम कर देते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे जो ये वर्कर्स हैं, इनके पास महीने में, साल के अंदर 4 या 5 महीने ऐसे हैं, 3 या 4 महीने ऐसे हैं जब उनके पास कोई वर्क नहीं रहता। ठीक है, खाली होते हैं, मौसमी बेरोजगार इसको बोला जाता है ना। तो उस मौसमी बेरोजगारी में फिर उस टाइम वो कुछ अलग अलग काम करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग अनस्किल्ड वर्क करने की कोशिश करते हैं, लेबर्स की काम करने की ट्राई करते हैं, या उन्होंने जो 8-9 महीने जो वर्क किया, 8-9 मंथ, उसमें जो सेविंग की, उसके बेस पर अगले 3-4 महीने वो निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो फैक्ट्रीज में आप देखना कि परमानेंट बहुत कम लोग होते हैं, इरेगुलर जो है ना, टेम्परेरी बेसिस पर ज्यादा ज्वाइनिंग कराई जाती है। और जब उनको तभी पूछा जाता है जब ओनर जो है, मालिक जो है, उसको आपकी जरूरत है, नहीं तो आपको पूछा नहीं जाएगा। आपको भी ऐसे वर्कर्स को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट तभी मिलेगा जब ओनर के पास काफी सारा काम रहेगा। ठीक है। उस अगर वो नहीं रहेगा तो नहीं होगा, बाकी टाइम आपको दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। और वो इस तरीके की जॉब्स जो है वो परमानेंट भी नहीं है। आप इसके लिए कंप्लेन भी नहीं कर सकते जा करके,
ओनर को या किसी को, क्योंकि कंप्लेन करोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, आपके लिए हो सकता है कि आपको रेगुलर वेजेस से कम वेजेस दिया जाए, आपको काफी सारे जो है वर्क कंडीशन वहां पर अच्छे से ना हो। ठीक है, एडवर्स वर्क कंडीशंस में आपको काम करना पड़ता हो। ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती जॉब की, मिसबिहेव आपके साथ बहुत ज्यादा होगा ऐसे प्लेसेस में। जो सीनियर जो लोग होते हैं, मैनेजर लोग होते हैं, ओनर लोग, वो बड़ा मिसबिहेव करते हैं। ओए इधर आ, ऐसे बोलेंगे, ओए इधर आ, ये काम कर चल, है ना, ये काम क्यों नहीं हुआ। कोई बिस्किट की फैक्ट्री है, बिस्किट खराब हो गया एक दो पैकेट, ये खराब कैसे हुआ, इसका नुकसान कौन भरेगा, तेरी सैलरी से पैसा काटूंगा, है ना। इस तरीके से मिसबिहेव होता है। ये एक मूवी है, इंग्लिश मीडियम है या पता नहीं अंग्रेजी माध्यम, उसमें देखना। उसमें एक सीन आपको मिलेगा कि इरफान खान और उसका एक दोस्त जो है वो एक फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, तो उसमें किस तरीके से उनके साथ बिहेवियर किया जाता है। तो ऐसे टाइम में आप खुद भी लंबे टाइम तक वर्क नहीं कर पाते हो, वहां पर नहीं करोगे। अगर आप करना चाहते हो और आप उसके अगेंस्ट कहीं कंप्लेन करोगे तो भी आपको ही नुकसान है, हुआ लोग आपको ही निकाल देंगे। ठीक है, तो ये एक एडवर्स चीज है, एक बुरी चीज होती है वहां पर। आप देखो जैसे ये इस तरीके की फैक्ट्री है जो पावर लूम फैक्ट्री है ना, इलेक्ट्रिक पावर की जो इस फैक्ट्रीज होती हैं, तो वहां पर लेबर से 12-12 घंटे, 12 आवर्स तक नॉन स्टॉप काम करवाया जाता है, वर्क करवाया जाता है। ठीक है, जबकि रूल क्या कहता है कि 8 आवर्स तक आपको काम करना है। उससे ज्यादा आप काम करवा सकते हो, करवाओगे तो आपको बोनस एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं दिया जाता उनको, कम सैलरी में मैक्सिमम टाइम उनसे वर्क करवाया जाता है, एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है। और लोग करते भी हैं, रीजन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, बेरोजगारी इतनी है, तो ऐसे में क्या करें। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि फैक्ट्री से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, वहां पर अलग अलग टाइप के लोगों ने अलग अलग तरीके से अर्निंग की। अब सिटी में एक और इनकम का सोर्स होता है, लिवलीहुड का सोर्स होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑफिस। ठीक है, ऑफिस, ऑफिस बेसिकली ज्यादातर आपको सिटीज में ही देखने को मिलेंगे, शहरों में ही देखने को मिलेंगे। एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं चारों तरफ, है ना, अलग अलग कंपनीज के ऑफिस, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस वहां पर होते हैं। लोग वहां पर अपने ड्यूटी के टाइम जाते हैं, हंड्रेड्स, हजारों की संख्या में जाते हैं, हजारों की संख्या में बाहर आते हैं। वहां पर प्रॉपर फैसिलिटीज होती है, पार्किंग होती है। ठीक है, आसपास कुछ खाने पीने की शॉप्स होती हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी होती है, चेकिंग होती है ना। ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलता है। अब उन ऑफिसेस का बेनिफिट क्या है कि वो एक परमानेंट जॉब आपको वहां पर मिल जाती है, रेगुलर। और ध्यान रखना, इंडिया में परमानेंट जॉब से बड़ी चीज कुछ नहीं है भाई। जिस व्यक्ति को परमानेंट जॉब मिल गई वो फिर शहंशाह हो जाता है। खास करके गवर्नमेंट ऑफिस में अगर कोई परमानेंट है ना, तो फिर तो उसके ठाठ बाट ही अलग हो जाता है, फिर तो उसके टसन ही अलग हो जाता है। बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट होते हैं, रेगुलर सैलरी मिलेगी, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, लॉन्ग टर्म उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि उनको बीमा जिसको बोलते हैं ना, बीमा उनको दे दिया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस उनका होता है, उनका लाइफ इंश्योरेंस उनके होता है, उनके लिए बुढ़ापे के लिए बचत होती है। सारी सर्विसेज जो है गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिल जाता है, टैक्स में उनको पैसा मिल जाता है। ठीक है, और रिटायरमेंट के टाइम उनको काफी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। रेगुलर उनको हॉलीडेज मिलते हैं, संडे को हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, और भी जो भी हॉलीडे होता है वो सब हॉलीडेज उनको मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा उनको ईयरली भी कुछ छुट्टियां अलाउड होती हैं कि वो CL EL पता नहीं कौन कौन सी लीव जो है, अलग अलग तरीके की लीव जो है वो ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे जो है, बेनिफिट जो है उनको मिलते हैं। पूरी की पूरी फैमिली, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है तो पूरी फैमिली की जो हेल्थ का बर्डन है, खर्चा है, वो गवर्नमेंट उठाएगी, उसको अपनी तरफ से कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तबीयत खराब है, ठीक है, तो भी आपको छुट्टी मिल जाएगी, सिक लीव जो है उसमें आपको छुट्टी मिलेगी। आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब है तो भी आपको छुट्टी मिल जाती है। प्रॉपर इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपके परमानेंट जो है एम्प्लॉय हो गए, परमानेंट वर्कर जो है वो हो गए। अब परमानेंट वर्कर्स होने के टसन देखना आप, मतलब एक बार कोई गवर्नमेंट जॉब में पियोन भी लग गया ना, चपरासी भी लग गया, तो वो अलग लेवल का टसन होता है। उसके आसपास के एरिया जहां पर वो जिस सोसाइटी में रहता है, लोग उसको एक अलग रिस्पेक्ट की नजर से देखने लग जाते हैं, कहते हैं क्या बात है, गवर्नमेंट जॉब, ओ माय गॉड।
रिश्तों की लाइन लग जाती है लड़कियों की उनके लिए, या लड़का है तो, या अगर लड़की है तो लड़कों की लाइन लग जाती है कि गवर्नमेंट जॉब करते हो, वाओ, हर कोई आकर के लाइन लगा ला करके शादी कर लो, है ना। और वहां पर फिर ऑफर भी दे रहे होते हैं, है ना, विवाह कर लो, 10 लाख दे देंगे, 15 लाख, 20 लाख, अच्छा वो पिछले वाला 20 लाख, नहीं हम 25 देंगे, गाड़ी भी देंगे, बंगला भी देंगे। इस तरीके का एक स्टेटस वहां पर मिल जाता है, सोचिए। और फिर वो स्टेटस को एंजॉय करते हैं, गवर्नमेंट जॉब लगने पर, परमानेंट जॉब होने पर फिर वो लगेंगे, ये क्या जिंदगी हो, तो यही है सेंसा वाली, है ना। हाँ ये अलग बात है कि ऑफिस में इज्जत हो ना हो, वहां पर उनको पता है कैसा काम है, लेकिन सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट बड़ी बढ़ जाती है। सोचिए हम इतने लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ऑनलाइन, आप सबको पूरे ऑल इंडिया में ऑडियंस होती है, सब तक हम क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। जब हम गांव में जाते हैं ना, गांव में लोग पूछते क्या करते हो भाई, तो हम कहते हैं पढ़ाते हैं। तो फिर वो बोलेंगे अच्छा पढ़ाते हो, कॉलेज में प्रोफेसर हो या स्कूल में मास्टर हो, बोले नहीं दोनों ही नहीं है। फिर बुरा समूह बन जाएगा उन गांव के लोगों को, तो अच्छा तो फिर क्या हो, फिर मैं बोलता हूँ ऑनलाइन इस तरीके से कोचिंग में या इसमें हम पढ़ाते हैं बच्चों को। अच्छा तो नू बोल देना कि ट्यूशन पढ़ा हुआ है? हम तो सोचा था कि इतना पढ़ लिख गए वो छोरों की भी बनेगो, है ना, हमारा नाम रोशन करो, गांव को नाम रोशन करो, सरकारी नौकरी लागो, तो ट्यूशन पढ़ा हुआ है, अरे तेरे थी तो या उम्मीद ना थी। वो ऐसा देखते उनको लगता है कि जैसे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में हमारी हमको ना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, वो वहां पर सोसाइटी में जो चाहिए होती है। अर्न करने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है उस रिस्पेक्ट के लिए, आप सबके लिए दिन रात मेहनत कर करके हम क्लासेस लेते हैं, तब जा करके हमारे स्टूडेंट्स को हमारी वैल्यू जरूर पता है, लेकिन सोसाइटी में बाकी लोग वैल्यू नहीं करते। और वहीं अगर मैं यहाँ की जगह एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर भी हो जाता है ना, प्राइमरी में पढ़ा रहा था तो भी बड़ा मेरा रुतबा हो जाता, रिश्तेदारी में गांव में सब देख रहा है, फलाना फलाना छोरा, सुभाष को छोरो है ना ललित, जेबीटी करी थी, जेबीटी कर टीचर लागो, बालका ना पढ़ाओ, सरकारी तनख्वाह है, सरकारी नू महीने की महीना। तो वो इस तरीके से बात करते। हरियाणा में हमारे साइड में मैं आपको बताता हूँ, वहां पर बड़ा क्रेज है जेबीटी का, ठीक है, जेबीटी या कई जगह पर उसको एसटीसी इस तरीके से कुछ बोलते हैं। बेसिकली वो एक जिस तरीके से बीएड होती है जो मिडिल लेवल पर स्कूल में पढ़ाने के लिए, ऐसे ही बेसिक लेवल पर स्कूल्स में टीचिंग के लिए आपको जेबीटी कराई जाता है। हरियाणा में जेबीटी करना जरूरी होता है, एक कोर्स होता है। अब हरियाणा में वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ा कोर्स जो है उनको लगता है या तो जेबीटी वाला है या नर्स वाला है, ठीक है। चाहे कितना बड़ा आईएएस ऑफिसर बन करके चला जाए और गांव में कोई बुजुर्ग दंपत्ति है, ठीक है, और उनसे जाकर के बात कर रहे हो, ठीक है, मान लेते मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ काफी टाइम से, 4 साल 5 साल होने को है, चली जा रही है अभी। तो मैं गांव जाता और मैं गांव जा करके लोगों से बातचीत करते, उनको बताता क्या कर रहा है, मैं बोलो पीएचडी कर रहा हूँ, इतना सारी चीजें बता देता कि बीए किया, एमए किया, एमफिल किया, बीएड भी की, ठीक है, और पीएचडी भी कर रहा हूँ, जेआरएफ भी है, कई सारे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स भी है। उसके बाद अरे छोरा तो जेबीटी ना कर रखी, तो नहीं उसकी जरूरत क्या, अभी मैं वो क्यों करना चाहूंगा, मेरे को वो बनना ही नहीं है, मैं तो उसके आगे के लिए पढ़ रहा हूँ ना, पीएचडी कर रहा हूँ। फिर अरे वो तो ठीक से तू पीएचडी कर रहा हो लेकिन जेबीटी क्यों ना करी है, जब बे तो तू बेरोजगार हंड है। तो कहेंगे तभी तो तुम, रोजगार तुम्हें नहीं मिल रहा, तभी तो तुम बेरोजगार होकर घूम रहे हो। तो वहां पर तो एक साइकोलॉजी ऐसी है कि जेबीटी कर लो तो नौकरी मिल जाएगी, है ना, नर्सिंग कर लो तो जॉब मिल जाएगी, और उसको अच्छा मानते हैं क्योंकि घर के आसपास के एरिया में उनको जॉब मिल जाती है, या अपनी ही स्टेट के अंदर जॉब मिल जाती है। और वहां पर जॉब नहीं भी मिलती तो सेटिंग वेटिंग भी लोग करते हैं, आजकल बहुत सारी सेटिंग्स चलती हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स जो है चलते हैं, कैसे भी करके वो सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो वो एक रिस्पेक्ट का वो लगता है। मेरी बहनें हैं दोनों, वो काफी हायर स्टडीज कर रही हैं, दोनों दोनों ने मास्टर्स किया है। तो वो भी गांव जाते हैं, तो उन्होंने भी बीएड भी कर रखा है, मास्टर्स भी कर रखा है, सीटेट वगैरह क्वालिफाई है। तो वो भी जब गांव के लोग बात करते तो सब ये कहते हैं अरे छोरी ने जेबीटी ना कराई, को ब्याह क्या तरह वो। तो उनको लगता है कि हर चीज का क्राइटेरिया जेबीटी है। तो वो उसके पीछे रीजन क्या है कि वो जब परमानेंट जॉब लग जाती है ना, तो उनको फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलती है, और हर महीने सैलरी आनी ही आनी है, उनको जॉब से भी हटाने का कोई वो नहीं है, परमानेंट काफी लंबे टाइम तक जॉब करेंगे। तो वो एक स्टेबिलिटी और वो जो फैसिलिटीज आते हैं उसके साथ वो रुतबा मिल जाता है। हम लोग हालांकि वो रुतबा इंजॉय नहीं कर पाते हैं, हमें तो कोई भी इसको समझता है ऐसे लगता है क्या है यार फालतू में से पढ़ा रहे।
इस तरीके से। तो इससे आपने एक देखा वहां पर कि ऑफिस में परमानेंट एम्प्लॉइज हैं वो भी अर्न करते हैं, ठीक है, पैसा जमा, अर्निंग का लिवलीहुड का सोर्स क्या है, रेगुलर ऑफिस में जाना, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। अब इसके साथ साथ एक ऑफिस के अलावा कॉल सेंटर्स भी होते हैं शहर में, ठीक है। सेट अगर आप देखोगे ना तो वहां पर आपको कॉल सेंटर देखने को मिलेंगे। कॉल सेंटर में आपको, जैसे ये पिक्चर आप देखोगे तो इस तरीके से होते हैं, लोग बोलेंगे कॉल सेंटर नहीं, अलग अलग कुछ बीपीओ इस तरीके से नाम बताएंगे, बोलेंगे। तो बेसिकली इनका वर्क क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। मान लेते हैं कोई क्रेडिट कार्ड की कंपनी है तो उसका कॉल सेंटर है, तो वो कॉल कर करके आपको क्रेडिट कार्ड बेचेंगे, आपके पास फोन आता होगा ना बार बार, हेलो सर, बड़ी खुश आवाज में, हेलो सर, आपके लिए क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, हम आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड देंगे, आप बस अपनी डिटेल्स बताइए। इस तरीके से बहुत सारे ऑफर्स, इस तरीके से कॉल्स आते होंगे। वो कॉल सेंटर वो भी बहुत बड़े लेवल पर लोगों को रोजगार, जॉब देता है, ऐसे लोगों को जो बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है, हाईली स्किल्ड जो है, ट्रेंड नहीं है, तो वो इस तरीके का उन जो जॉब है उनके लिए सुटेबल हो जाती है, और उसमें आराम से एक जगह पर सिट करके बैठ करके काम करना पड़ता है। बहुत सारे फ्रॉड्स भी इस चीज के होते हैं आजकल, तो फ्रॉड कॉल सेंटर भी लोग बनाए रखते हैं। आपने अगर एक वेब सीरीज देखी हो जिसका नाम है जम तारा, देखना, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, बहुत बेहतरीन सी वेब सीरीज है, आपको मजा आएगा देख करके। तो आपको फ्रॉड कॉल भी करेंगे, लड़की की आवाज में फोन करा जाएगा आपको, से बोल रही हूँ, आपके बैंक अकाउंट के ऊपर एक ऑफर आया है, आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, इससे पहले कि वो बंद हो जाए आप उसको एक्टिवेट करा सकते हैं, एक्टिवेट कराने के लिए आपको हमारा ओटीपी बताना पड़ेगा। तो अलग अलग मतलब साउंड निकाल करके, चेंज करके वो आपसे इस तरीके से बात करते हैं। और बहुत सारे महानुभाव, खास करके जो इस तरीके से प्यारी सी मधुर सी आवाज में किसी लड़की की कॉल आ गई तो वो फिर उसमें पिघल जाते हैं, कहते अरे वाह, मैम ने मेरे को कॉल किया स्पेशली, इतना इंपॉर्टेंट हूं मैं मैडम के लिए कि मेरे अकाउंट को बंद होने से बचा रहे हैं। चलो मैं अब तो मैडम बात करें, अकाउंट के ओटीपी वोटीपी सब दे देता हूँ, ये लो। तो फिर उसके बाद मैसेज आता है उनके पास, टिंग, आपके अकाउंट से पैसे गायब। तो फिर उनको समझ में आता है। ऐसे ही बहुत सारे आपको लॉटरी के लिए कॉल्स आएंगे, फोन आएगा, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जीती 75 लाख की लॉटरी, 1 करोड़ की लॉटरी है। और उस दौरान आप भूल जाते हो कि लॉटरी जीत गए, हमने तो कोई अप्लाई नहीं किया लॉटरी के लिए, जीते कैसे, लेकिन आप खुश हो गए कि आपको लॉटरी मिल गई इतने रुपए। फिर उसके बदले में आपसे कहेंगे आप एक काम कीजिए, आप एक प्रोसेसिंग फीस है 2 लाख 3 लाख रुपए की, ये आप जमा कर दीजिए और पूरा पैसा ले जाइए। और लोग इसके चक्कर में बेवकूफ बन करके वो पैसा सबमिट करा देते हैं, फिर उसके बाद वो गायब, है ना। तो ऐसे फेक वो भी हो रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट तो वो भी है लेकिन वो इलीगल है, ठीक है। उसी तरीके का लीगल एम्प्लॉयमेंट हो गया कॉल सेंटर में, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सिटी में आपको यहां पर भी ये देखने को मिला। अब सिटी में देखो इतने सारे तरीके के काम करते हैं, मैक्सिमम अलग अलग काम करते हैं, कोई मेट्रो में भी काम कर रहा है, वहां पर पुलिस भी होती है सिटी के अंदर, वो पुलिस गवर्नमेंट जो वो भी अर्न कर रहे हैं, है ना। सफाई कर्मचारी हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉय हैं वो भी एम्प्लॉयज वहां पर होते हैं। मेट्रो है जैसे दिल्ली में, तो मेट्रो में वर्क कर रहे हैं। एक दूसरे से कभी मिलना जुलना भी नहीं होता है इनका, लेकिन फिर भी सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, चेन चेन सिस्टम में जुड़े हुए हैं। जो सिटी की लाइफ है ना, शहर की जिंदगी, वो एक दूसरे को जोड़े रखता है। बड़े बड़े लॉयर्स, बड़े बड़े डॉक्टर सब आपको सिटी के अंदर देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सिटी में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक। चलो इसमें आगे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक देता हूँ, 5 मिनट का ब्रेक, ठीक। 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। और आप में से यार मेरे जितने भी दोस्त हैं, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इस कोड को भी याद कर लो यार, LYLIVE, इसको अप्लाई कर दिया करो। फीस में आपको इससे 10% का और या मैक्सिमम पॉसिबल जो भी डिस्काउंट उस टाइम हो रहा है वो मिल जाएगा, और आपको परमानेंट पर्सनली गाइडेंस भी मिलेगी मेरी, ठीक है। और मेन चीज तो पर्सनल गाइडेंस ही होती है मेरे दोस्त, ठीक है। तो LY लाइव कोड याद रखो यार, आप भूल जाते हो पता नहीं क्यों, मैं फिर से लिख देता हूं, LYLIVE। जब भी कोर्स ज्वाइन करें तो LY लाइव कोड अप्लाई कीजिए, ठीक है। एक बार फिर से लिखता हूं मैं, इसको याद रखिए, LYLIVE। इस कोड को अप्लाई करके कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपकी
फिर समझना कि आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। एग्जाम पास करने तक आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी इशू कभी भी कहीं पर भी नहीं आने दूंगा। ठीक है, और लाइक शेयर जरूर करते चले जाओ, और टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लो जिसने ज्वाइन नहीं किया अभी। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री में आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। फिर से बोलता हूँ, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जल्दी से। चलिए, आपको सारे के सारे पीडीएफ, सारे के सारे नोट्स वहां पर मिलेंगे। 5 मिनट के बाद मैं आपको यहीं पर मिलता हूं। 5 मिनट में आपसे मिलते हैं, देखिए इसको।